नमस्कार, मैं सावनी कुलकर्णी सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी बालक मंदिर मराठी माध्यम में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम विराम चिन्ह यानी क्या, विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में जानकारी पाएंगे। तो पहले देखते हैं विराम चिन्ह यानी क्या। बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते, बल्कि बीच बीच में रुक रुक कर बोलते हैं। उस रुकने की क्रिया को ही विराम कहा जाता है। और लिखते समय रुकने की इन जगहों पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इसे हिंदी में दंडक भी कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, गांव के पास पुस्तक मेला लगा है। वाक्य पूरा होने के बाद यह दंडक पूर्ण विराम दिया जाता है। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है, कूलर में पानी भरा हुआ है। इस प्रकार के जो उदाहरण है, वाक्य पूरा होने के बाद यह पूर्ण विराम लगाया जाता है। अब दूसरा चिन्ह देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखो, पढ़ते समय या लिखते समय हम कहीं रुकते हैं, एक सीधी तरह बात नहीं करते, रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या एक वाक्य में विविध नाम को अलग अलग बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो, अशोक, अनिल, आदित्य और राजेंद्र मुंबई में। अब इस वाक्य में 3 नाम आए, ये 3 नाम सीधे नहीं पढ़ सकता, तो उनको अलग अलग बताने के लिए ग्रुप रुक कर इसका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर अशोक, अनिल, आदित्य, इनके बाद अल्प विराम लगाया गया है। वैसे ही गुरुदेव उठे चल पड़े, ऐसे सीधे हम नहीं पढ़ते, तो गुरुदेव उठे चल पड़े, इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। गुरुदेव उठे, उसके बाद अल्प विराम लगाया जाता है। उसके बाद टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, तो टीटू बहन, उसके बाद अल्प विराम लगाया जाता है और सांप ऊपर आ रहा है। आगे देखते हैं, तीसरा है चिन्ह प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह सबको मालूम है, पाठ हम पढ़ते हैं, पाठ के नीचे कुछ प्रश्न दिए होते हैं, यानी जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्न चिन्ह वहां पर लगाया जाता है। जैसे कि तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यानी जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे विस्मय सूचक चिन्ह। अब जब शोक, आश्चर्य, प्रसन्नता आदि भावों को प्रकट जब किया जाता है, ये जब पद आते हैं तो उनके बाद, उन पदों के बाद में यह चिन्ह लगाया जाता है और फिर बाद में आगे वाक्य आता है। जैसे कि उदाहरण देखो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यानी वाह इस पद के बाद यह चिन्ह लगाया गया है। वैसे ही और छी कितनी गंदगी है यहाँ पर, यानी छी जो पद है उसके बाद में यह विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया है। अरे फिर अपशब्द, यानी अरे रे पद के बाद में विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया हुआ है। अब देखते हैं इसके बाद है एखरा उदाहरण चिन्ह। अब इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? देखो, जिस वाक्य में अगर किसी व्यक्ति या कोई चीज हो तो उसके बारे में अगर कुछ बताया गया होगा तो उस व्यक्ति या चीज, वो शब्द जो है वहां पर एक हरा उदाहरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखो कि मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। किसके माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं पहुंचने लगी है? तो मोबाइल के माध्यम से। तो मोबाइल ये जो शब्द है वह एक हरा उदाहरण चिन्ह में लिखा हुआ है। वैसे ही दूसरा चिन्ह आता है दोहरा उदाहरण चिन्ह। अब ये दोहरा उदाहरण चिन्ह कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई बातचीत करती है या किसने किससे कहा, यह जब जो वाक्य आते हैं वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखो, परी बोली बता दिया तो परीक्षा कैसी। परी बोली, इसके बाद में है अल्प विराम, और वो जो आगे का वाक्य है वो क्या बोली? बता दिया तो परीक्षा कैसी। यह जो वाक्य है
यह बताने के लिए, यह सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, अगला चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। अब इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब संवाद में नाम के बाद व्याख्या स्पष्ट करते हुए या उदाहरण देते हुए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे परीक्षा में कोई प्रश्न आया हो और उस प्रश्नों के जवाब तुम्हें मुद्दों के अनुसार देने होंगे, तो वो जो प्रश्न है उसके जो मुख्य मुद्दे हैं वो तुम दर्शाओगे, उस वक्त इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वहां पर किया जाता है। आगे देखते हैं, यह है योजक चिन्ह। अब इस योजक चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही जिस वाक्य में कोई शब्द युग्म आए होंगे तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक का उदाहरण देखो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब देखो ये प्रश्न है, इसका जवाब तुम्हें देना है, तो इसके आगे निर्देशक चिन्ह लगाया हुआ है। और फिर यह वाक्य किसने कौन बोले हैं? तो सुभाष चंद्र बोस, तो उनका नाम उसके आगे लिखा है, वहां पर निर्देशक चिन्ह लगाया है। उसके बाद में मैंने कहा योजक चिन्ह कि शब्द युग्म जहां पर आते हैं, यानी कि लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। अब ये शब्द जो है लड़ते लड़ते एक साथ नहीं पढ़ सकते आप इसे, तो वो दो शब्दों के बीच में एक छोटी सी रेखा खींची जाती है, तो उसे कहा जाता है योजक चिन्ह। वैसे ही कि हम पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी मनाएंगे, तो हंसी खुशी जो शब्द है वो दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। वैसे ही राम दिन रात पढ़ाई करता है, तो दिन रात ये शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो चलो दोस्तों, आज हमने विराम चिन्हों के बारे में जाना है। अब हम कुछ कोष्टकों के प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहला कोष्टक है वो है छोटा कोष्टक। इस कोष्टक का प्रयोग कब किया जाता है? जब क्रमसूचक अंक संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए, कोई नाटक की स्क्रिप्ट हो तो उस स्क्रिप्ट में उस व्यक्ति का हाव भाव कैसा होना चाहिए ये बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो उदाहरण देखते हैं, सागर आश्चर्य से आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब ये सागर का वाक्य है, लेकिन उसका भाव क्या है इस वाक्य में, वो कैसा बोल रहा है? आश्चर्य से। तो ये जो शब्द है उसे समझने के लिए यह कोष्टक में लिखा जाता है और फिर आगे आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, ये वाक्य आगे लिखा है। यानी कोष्टक का प्रयोग कब किया है कि वो भाव दर्शाने के लिए छोटा कोष्टक का प्रयोग किया होता है। वैसे ही अगर परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के जवाब पर्याय नीचे दिए होते हैं, तो पर्याय अ, ब, क, ड ऐसे लिखे होते हैं, तो वहां पर भी छोटा कोष्टक पर्यायों को दिया हुआ होता है। अगला है बड़ा वर्गाकार कोष्टक। अब इस बड़ा वर्गाकार का कोष्टक का उपयोग कहां पर करते हैं? लेखन में कोई त्रुटि या पूर्ति बताने के लिए बड़ा वर्गाकार का उपयोग किया जाता है। अब उदाहरण देखो आपका पत्र नमूना ड के अनुसार होना चाहिए। अब ये नमूना ड कैसे लिखा हुआ है? देखो बड़ा वर्गाकार कोष्टक निकाला है, वहां पर नमूना लिखा है, लेकिन नमूना कौन से प्रकार का है? अ, ब, क, ड। तो वो बताने के लिए फिर इसमें छोटा कोष्टक निकाला है ड, और फिर बड़ा वर्गाकार कोष्टक पूरा करके आगे वाक्य पूरा लिखा हुआ है, यानी वो समझ में आ जाता है। वैसे तीसरा जो है वह है मंझला सर्पाकार कोष्टक। अब इसको सर्पाकार कोष्टक क्यों कहते हैं? तो इसका आकार जो है इस कोष्टक का वो है सर्प जैसा, इसलिए इसे सर्पाकार कोष्टक कहा जाता है। अब जिस वाक्य में अभी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताना हुआ होगा, और देखो अभी उदाहरण बताती हूँ मैं कि तुलसीदास और कालिदास महाकवि माने जाते हैं। अभी ऐसे दो बार बोलने की जरूरत नहीं है ना, तुलसीदास महाकवि माने जाते हैं, कालिदास महाकवि माने जाते हैं, तो ये दो बार बताने की जब जरूरत नहीं होती, तो वहां पर दोनों के नाम मंझला सर्पाकार कोष्टक में लिखकर वहां पर महाकवि माने जाते हैं। ये वाक्य कोष्टक पूरा करके आगे लिखा जाता है। वैसे ही गोदान, निर्मला, गबन यह प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास यह वाक्य है।
अब ये तीनों जो है वह प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है, तो वहां पर अलग अलग बार बार वह वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो तीनों उपन्यास है एक के नीचे एक लिखकर वहां पर यह सर्पाकार कोष्टक किया जाता है और आगे वाक्य लिखा जाता है कि गोदान, निर्मला और गबन यह प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे देखो, अगला कोष्टक जो है वह है हंसपद। अब ये चिन्ह देखो कहां पर लगाया जाता है कि जब लेखन में कोई शब्द हमारा लिखते वक्त छूट जाता है तो उस पंक्ति के ऊपर यह लिखकर चिन्ह लगाया जाता है कि अस्मी ने डैश डैश भेंटकार बनाया। लेकिन अस्मी ने कौन सा भेंटकार बनाया? तो सुंदर भेंटकार बनाया। तो यह शब्द लिखना बाकी रह गया है, तो वहां पर क्या किया जाता है? हंसपद यह चिन्ह दिया जाता है और वहां पर लिखा जाता है कि अस्मी ने सुंदर, देखो यहाँ पर कैसे चिन्ह निकाला है और वहां पर सुंदर शब्द लिखा है और भेंटकार बनाया। ऐसे हमारा भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में कुछ लिखते हैं तो हमारा कोई शब्द छूट जाता है, वहां पर हम यह चिन्ह लगाकर जो शब्द रह गया है वो ऊपर हम लिखते हैं। तो इसी प्रकार ये कोष्टक के प्रकार हुए। इसके पहले हमने देखे कि विराम चिन्ह यानी क्या, विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं और उनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, और कोष्टक के प्रकार आज हमने इस पाठ में देखे हैं। धन्यवाद।